मैं बिल्कुल हटाकटा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरा आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को जब मैं बीमार देखता था तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी किसी दिन बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है खाने को मिलते। यूटी कल उनकी शीशियां सिर पर कोमल करों से बीबी उड़ेल कर मलती। और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहे बेढब जी अब कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है या नहीं। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर मुझसे ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता और उस समय में आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। एक दिन में हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे और स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच के रिफ्रेशमेंट में ज्यादा खा गया था, इसलिए अधिक भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण ही सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो? मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा बहुत ही खाया। 12 पूरियां थीं और वही रोज वाली आध पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रुपए तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खटा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। एकाएक 3 बजे रात को मेरी नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कि जैसे कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर पहुंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा रोगो रामबाण अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की दोबारा दवा पी। दोबारा पी। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार कमी न हुई। प्रातःकाल डॉक्टर के यहाँ एक आदमी भेजना पड़ा। का डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक केप पर तशरीफ लाए। सूट तो वे ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेटो में हैं। ऐसे सूट वाले का एक केप पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों को मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी न कहने पाया था कि आप बोले जबान दिखा लाए। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर महोदय बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला न होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी न पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताजी मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई। गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुई। सेंकते सेंकते छाले पड़ाए, पर दर्द में कमी न हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर। आसपास के लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला सा लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो भी आता एक नई खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हिंग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के नए से बावजूद थे कि और कोई चीज बाकी नहीं रह गई थी जो कि लोगों ने न बताई हो। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे डॉक्टर की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कात्रा जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण। आपकी फीस 8 रुपए थी और मोटर का 1 रुपया अलग। आप लंदन के FRCS थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा भगवाइए। एक पर्चे पर आपने दवा लिखी। पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोंचकर दवा डाली। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए।
इसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफ हो चक्कर हो गई थी। करीब 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातरजी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुद्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, ये तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जो बड़ी भाग्यवती हैं, अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों तक दवा पीजिए। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जी के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत भड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर कातरजी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ा गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्टहैंड से भी लिखें तो संभवतः समाप्त न हो। हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई इन किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहस हुई, कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन से पास। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी के विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक ओर दर्द बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं। अंत में जो साहब गए थे लौटे। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर ये शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है, यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे हैं और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध के एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक व सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी। कहा कि अदरक के रुपए में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पेंट छूटा। 2 दिन दवा की गई। दर्द कभी कभी तो कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। CID के समान पीछा छोड़ता ही न था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य जी को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य जी महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, हकीम भी सही। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी। बनारस में कभी बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती। फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था, परंतु हकीम साहब चिकन का बंदार अंगा पहने हुए थे।
सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। पाँव में पाजामा। ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पाजामा बनने वाला, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो, दर्जी ने कुछ कतरब्यून की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब तले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में बांट दी है। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, डैश मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार है। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, यार अब आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। खुदाबंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर होगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस ही नहीं, हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठे, उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाएं लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज़ा दवाइयाँ रहती है। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बोले, साहब इन नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करती हैं, जादू का एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिए, 1 ही हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार है। मैं बीच में बोल उठा, समझदार न होता तो आपको कैसे बुलाता। इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि ये कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, डैश ये ऊपरी खेल क्या है? नानी जी बोली, बेटा सब कुछ किताबों में ही थोड़े लिखा रहता है, बात यह है कि किसी चुड़ैल का प्रसार है। मेरी स्त्री और माता की ओर देखकर कहने लगी, देखो न इसकी बरौनी कैसे खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या न हो, इसमें कुछ हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया है कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहाँ सभी साधन है, सब तैयारियां हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान युवा लाए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुँह तो देखा। मैंने कहा, मुँह जी जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी उसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को ये सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको ये कहने में तो कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया, उसने कहलाया कि 3 रुपए एक दांत निकालने के लिए लगेंगे, कुल दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ दूंगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 रुपए अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सर में भी चक्कर आने लगा, मगर मैंने सोचा, जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना और खर्च करो। श्रीमती से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा, डैश क्या होगा? मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई है। आज कोई कहता है दांत निकलवा दो, यह सब फिजूल है, खाना सही तरह से खाओ।
15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद करवाए डैड।